हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम अगेन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था नेजल पैसेज के बारे में, फेरिंग्स के बारे में एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैरिंग्स के बारे में कि साउंड प्रोडक्शन कैसे होती है, कौन सी मसल्स हेल्प करती हैं साउंड प्रोडक्शन में या उसकी एनाटॉमी कैसी होती है। तो नेक्स्ट कम ओवर फोर्थ पार्ट जो पाथवे में जो एयर को कंडक्ट कर रहा है, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट रोल लिखते हैं ट्रैकिया के बारे में। ट्रैकिया विच इज कॉमनली सेड टू बी विंड पाइप, जो हमारे पूरे नेक रीजन में सिचुएटेड है, अप्रॉक्सीमेट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर, जो लैरिंग्स से या हम कहें कि लैरिंग्स इटसेल्फ अ मॉडिफिकेशन ऑफ ट्रैकिया, जो फेरिंग्स को अल्टीमेट कहाँ एंटर या हम कहें कि ट्रैकिया अल्टीमेट एंटर इनटू थोरेसिक कैविटी, तो इट इज सिचुएटेड अलोंग विथ नेक रीजन। अब ट्रैकिया की यदि हम थोड़ी सी एनाटॉमी की बात करें तो ये है सपोज ट्रैकिया, ये सपोज ट्रैकिया है बच्चों। तो ये इसका सरफेस जो आपको दिखाई दे रहा है दैट इज वेंट्रल सरफेस, और जो बैक पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, डॉर्सल व्यू। तो जो सामने नेक में आपको दिखाई दे रहा है दैट इज वेंट्रल सरफेस, जिसके ऊपर सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग है। यदि आप अपने हाथ से थोड़ा सा टच करें तो आपको कुछ रिंग लाइक हार्ड स्ट्रक्चर अपियर होगा विच इज अ सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग, मतलब डॉर्सल सरफेस पे वो रिंग क्या है, एब्सेंट है। तो वेंट्रली आवर ट्रैकिया इज कवर्ड विथ या हम कहें कि वेंट्रल सरफेस पे कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है विच प्रिवेंट कोलेप्सिंग ऑफ ट्रैकिया ड्यूरिंग नॉन ब्रीदिंग कंडीशन। जब आप सांस नहीं लेते तो इसकी कोलेप्सिंग को प्रिवेंट करते हैं। अब आ जाते हैं हम इसके डॉर्सल सरफेस पे, पीछे वाले सरफेस पे, पीछे वाले जिसको आप परसीव नहीं कर सकते, एंड दैट डॉर्सल सरफेस इज कंपोज्ड ऑफ ट्रैक्युलरी मसल्स, जो ट्रैकिया की बहुत ग्रेट कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन कराती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट कराती है ट्रैकिया में, या रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइडनिंग ऑफ ट्रैकिया इन फोर्सफुल ब्रीदिंग। जब आप तेजी से सांस खींचते हैं तो ट्रैकिया बहुत तेजी से डायलेट होता है, तो उस डायलेशन में मेजर रोल किस मसल का है, ट्रैक्युलरी मसल, और लोकेशन कहाँ है उसकी, डॉर्सल। आफ्टर ट्रैकिया, ट्रैकिया अल्टीमेट एंटर इनटू थोरेसिक कैविटी, लंग्स में एंटर कर रही है। उससे पहले व्हेन ट्रैकिया एंटर इनटू थोरेसिक कैविटी इट डिवाइड इनटू ब्रांचेस कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, टर्शियरी ब्रोंकस एंड टर्मिनल ब्रोंक्यूल व्हिच इज collectively said to be bronchial tree, and bronchial tree further 3 division show कर रही हैं जिसको आप क्या बोलते हो, respiratory tree। तो now come over BT and RT respectively। जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है डिवाइड टू फॉर्म, हम यहाँ पे देखें आप, ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी ब्रोंकस। प्राइमरी ब्रोंकस किसकी डिवीजन थी एक्चुअल में, ट्रैकिया की। ट्रैकिया डिवाइड करता है, मतलब हम कहें कि बाइफर्केट करता है। एक प्राइमरी ब्रोंकस एंटर कर जाता है लेफ्ट लंग में और एक प्राइमरी ब्रोंकस एंटर कर जाता है राइट लंग में। तो डिवीजन या ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी ब्रोंकस अप टू टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड दैट स्ट्रक्चर इज सेड टू बी ब्रोंकियल ट्री, जिसमें बहुत सारे डिविजन्स हैं यूज्ड टू इंक्रीज सरफेस एरिया, एयर को कंडक्ट करता है ये। Terminal bronchiole divide to form respiratory bronchiole and branches of respiratory bronchiole make respiratory tree। अब इन दोनों की यदि हम डिफरेंस करें BT and RT रिस्पेक्टिवली, तो BT के ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है। अब सीधी सी बात है, कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट है तो देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ गैस, तो गैसेस एक्सचेंज इनमें एब्सेंट होती है। लेकिन RT रेस्पिरेटरी ट्री में कोई भी कार्टिलेजिनस रिंग नहीं है, स्मूथ सरफेस है, एंड इट ऑल्सो पार्टिसिपेट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये एनाटॉमी आपको क्लियर हो गई होगी इसकी कि BT के अराउंड ट्रैकियल रिंग प्रेजेंट होती है, वेराज BT के अराउंड आपकी कार्टिलेजिनस रिंग प्रेजेंट होती है और RT के अराउंड कार्टिलेजिनस रिंग एब्सेंट होती है, जो एक्सचेंजिंग में उसको हेल्प करती है, या हम कहें कि उसी की वजह से एक्सचेंजिंग पॉसिबल है गैसेस की। अब बात मैंने आपको स्टार्टिंग में भी प्रीवियस लेक्चर में बताया था, व्हाट डू यू मीन बाय डेड स्पेस वॉल्यूम। डेड स्पेस वॉल्यूम होता है द एयर फिल्ड इन BT, ब्रोंकियल ट्री के अंदर जो हवा भरी हुई है, एंड दैट एयर इज सेड टू बी डेड स्पेस वॉल्यूम विच अकाउंट 150 ml, और जो एक्सचेंजिंग में पार्टिसिपेट नहीं करती लेकिन एक्स्ट्रा एयर स्टोर करती है कि जब हमारा बॉडी में डीऑक्सीजनेट हो चुका है ब्लड और बहुत तेजी से ऑक्सीजन की डिमांड है, तो डेड स्पेस वॉल्यूम अल्टीमेट एंटर इनटू अल्वोलाई। नेक्स्ट कम ओवर लंग विच इज द स्पॉन्जी स्ट्रक्चर। 2 लंग्स होते हैं रिस्पेक्टिवली लोकेटेड, या हम कहें कि 2 लंग्स है, लेफ्ट एंड राइट लंग्स कंटेनिंग 2 लोब एंड 3 लोब रिस्पेक्टिवली। लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं, थोड़ा सा स्पेस कम होता है, कार्डिक नोज जहाँ पे हार्ट की लोकेशन होती है, एंड राइट लंग में 3 लोब होता है, या ट्राइलोब स्ट्रक्चर होता है। अब थोड़ी सी लंग बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, स्पॉन्जी स्ट्रक्चर है, गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करता है, तो उसको
हम कहें कि उसको प्रोटेक्शन कौन देता है, तो हमारे लंग्स के चारों तरफ 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, और लंग्स के लिए टर्म हम लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है उसके लिए टर्म हम यूज करते हैं प्लूरा। आउटर मेम्ब्रेन इज सेड टू बी पैराइटल प्लूरा एंड इनर मेम्ब्रेन इज सेड टू बी विसरल प्लूरा। दोनों प्लूरा के बीच में कैविटी प्रेजेंट होती है बच्चों, बहुत ही नैरो कैविटी, एंड दैट इज फिल्ड विथ थिन फिल्म ऑफ लिक्विड जिसका वॉल्यूम होता है अप्रॉक्सीमेट 150 ml। और इसका मेन काम क्या है इस फ्लूइड का, एक तो लंग्स को लुब्रिकेट करना एंड दूसरा इट बिहेव एज अ हीट शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर की तरह भी बिहेव करती है। लेकिन कुछ केस में क्या देखा गया है, ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन या ड्यू टू फंगल इन्फेक्शन इस फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता जाता है। आप खुद ही सोचें कि 2 मेम्ब्रेन है और दोनों के बीच में फ्लूइड भरा हुआ है, यदि इसका अमाउंट बढ़ जाएगा तो ये किसके ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगी, पैराइटल एंड विसरल प्लूरा पे, और हमें सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। तो जब इस फ्लूइड का अमाउंट बढ़ता है, व्हेन इट्स concentration increases या amount increases, when its amount increases more than 200 or 250 ml due to bacterial infection, it create difficulty in breathing। सांस लेने में आपको तकलीफ होगी, डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग होगी, और इस कंडीशन के लिए हम टर्म यूज करते हैं डिस्पनिया। तो आप आगे जब मैं डिसऑर्डर कराऊंगी तो मैं वहाँ पे आपको एक टर्म कराऊंगी डिस्पनिया। तो डिस्पनिया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग के, सांस लेने में तकलीफ के, लेकिन कई बार प्लूरल फ्लूइड का अमाउंट बढ़ने से भी इस तरह की कंडीशन अराइज होती है। नेक्स्ट कम ओवर अल्वोलाई। अल्वोलाई सुनते ही आपके दिमाग में आता है सैक लाइक स्ट्रक्चर, जो लंग्स की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, या हम कहें तो itself participate in exchange of gases। तो अब बात आती है कि बहुत तेजी से ऑक्सीजन को पहुंचाना है ब्लड में और CO2 को एक्सचेंज करा के वापस एक्सहेल करना है, तो वो सारा काम कौन करती है, अल्वोलाई। तो थोड़ा सा आ जाते हैं अल्वोलाई की फिजियोलॉजी पे और एनाटॉमी पे कि अल्वोलाई किससे मिलकर बनी है, किस तरह के सेल प्रेजेंट हैं, कौन से सेल उसकी लुब्रिकेशन करते हैं, मॉइस्ट कंडीशन में रखते हैं, कौन से सेल गैसेस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। तो नेक्स्ट कम ओवर अल्वोलाई। अप्रॉक्सीमेट 300 मिलियन अल्वोलाई इज प्रेजेंट इन बोथ लंग। हमारे दोनों लंग्स को मिला के कितनी अल्वोलाई है बच्चों, 300 मिलियन अल्वोलाई। और जब इनकी अल्वोलाई को खोल के सभी अल्वोलाई को आपस में जोड़ा जाए तो उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ जाता है, 100 मीटर स्क्वायर। मतलब एक जो छोटा सा आपको ऑर्गन लंग्स दिखाई दे रहा है अपनी थोरेसिक कैविटी में, तो यदि हम उसके इंटरनल सरफेस एरिया की बात करें तो कितना सरफेस एरिया, 100 मीटर स्क्वायर। क्यों है इस तरह की एनाटॉमी, क्योंकि मोर इज द ग्रेटर इज द सरफेस एरिया, बेटर इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो अल्वोलाई स्पेरिकल आउटलाइन होती है, लेकिन जब इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन को स्ट्रेच करके जोड़ा जाए, कॉम्बिनेशन के साथ देखा जाए तो इसका एरिया कितना है, 100 मीटर स्क्वायर। अब आ जाते हैं कि जो अल्वोलाई है, जैसे ये दिस इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, अल्वोलाई आपको दिख रही है ये इस तरह का। तो अल्वोलाई की कितनी लेयर लोकेटेड है बच्चों, 2 लेयर। इट इज कंपोज्ड ऑफ बाइलेयर स्ट्रक्चर, या हम कहें कि अल्वोलाई के चारों तरफ ये जो आपको सिंगल लेयर दिख रही है, एक्चुअल में कितनी लेयर स्ट्रक्चर होती है, 2 लेयर, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। आउटर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। 2 तरह के कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, एक व्हाइट कनेक्टिव टिश्यू जिसको आप कोलेजन फाइबर बोलते हो, एक येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम इलास्टिक फाइबर कहते हैं। वैसे तो हमारी बॉडी में सबसे एबंडेंट कनेक्टिव टिश्यू कौन सा है, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, दैट इज कोलेजन फाइबर। लेकिन जो येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, इट इज इलास्टिक इन नेचर, इलास्टिक इन नेचर, क्योंकि हमारा मेन मोटिव अल्वोलाई का क्या है, यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज। तो जितना ज्यादा इलास्टिक होगी इसकी मेम्ब्रेन उतना सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जितना सरफेस एरिया बढ़ेगा उतनी गैसेस एक्सचेंज बढ़ेगी। तो आउटर मेम्ब्रेन किसकी बनी है बेटा, येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच इज इलास्टिक इन नेचर एज वेल एज प्रोवाइड स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन टू दी अल्वोलाई। इनर लेयर की बात करें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम विच इज हैविंग कुशन शेप्ड सेल। कुशन आपने देखे हैं, जैसे कुशन को आप दबाते हो तो वो फ्लैट हो जाता है, छोड़ते हो तो अगेन कुशन शेप ले लेता है वो। तो स्क्वेमस एपिथेलियम का भी मेन काम क्या है, सरफेस एरिया को बढ़ाना। तो दोनों, यदि आप इसके लेयर की तरफ ध्यान दें तो दोनों का यहाँ पे मेन रोल क्या हो रहा है कि सरफेस एरिया को बढ़ाओ, क्योंकि जितना सरफेस एरिया होगा उतना गैसेस एक्सचेंज बेटर होगा।
तो अल्वोलाई की आउटर लेयर किससे मिलके बनी है? येलो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू विच इज इलास्टिक इन नेचर एंड इनर वॉल इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम हैविंग कुशन शेप्ड सेल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आप ध्यान से देखें कि जो यहाँ पे स्क्वैमस एपिथेलियम है, इनर मोस्ट जो लेयर है इसके सेल को, जो यहाँ पे स्क्वैमस शेप सेल है, दिस इज टेक्निकली सेड टू बी न्यूमोसाइट सेल। न्यूमो टर्म हम किसके लिए यूज करते हैं? लंग्स के लिए। साइट का मतलब सेल। अल्वोलाई की सेल जो गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करें। तो आपसे यदि क्वेश्चन एमसीक्यूज या नेट में पूछ लिया जाए न्यूमोसाइट की शेप कैसी होती है बच्चों, तो न्यूमोसाइट की शेप कैसी होती है? स्क्वैमस शेप होती है, ध्यान रहे। द इनर वॉल इज कंपोज्ड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम एंड दिस सेल इज टेक्निकली सेड टू बी न्यूमोसाइट। अब आता है कि क्या ये न्यूमोसाइट सिर्फ गैसेस एक्सचेंज करते हैं या कुछ और भी रोल है, या सभी स्क्वैमस जो यहाँ पे सेल हैं सबकी साइज बिल्कुल कांस्टेंट है, रेगुलर है, या कुछ छोटे बड़े हैं? तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे। थोड़ा सा नेट स्पेशल आ जाते हैं, जो क्वेश्चंस डायरेक्टली नेट में पूछे जाते हैं। मोस्ट ऑफ न्यूमोसाइट विच इज सेड टू बी न्यूमोसाइट 1-2। यहाँ पे न्यूमोसाइट 1-2 कोई क्लासिफिकेशन नहीं है बच्चों, फंक्शनल बेसिस पे हमने इसको कैटेगराइजेशन दी है या हमने नोमेनक्लेचर दिया है। न्यूमोसाइट 1 जो मोस्ट ऑफ, यदि हम पूरी अल्वोलर वॉल की बात करें इसकी, तो 80 to 90% जो न्यूमोसाइट हैं दे बिलोंग टू न्यूमोसाइट 1 कैटेगरी, हेल्प इन गैसेस एक्सचेंज। इनका मेन मोटिव क्या है? गैसेस एक्सचेंज। अब थोड़ा सा रिकॉल कराऊं कि यदि हम कहें कि सरफेस ड्राई होगा या सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होगा तो गैसेस एक्सचेंज क्या होगी? कम होती जाएगी या नहीं होगी, या पेनफुल ब्रीदिंग होगी, ब्लड तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। तो अब अल्वोलाई को मॉइस्ट भी रखना है, सरफेस टेंशन को रिड्यूस भी करना है टू फैसिलिटेट मोर एंड मोर गैसेस एक्सचेंज। तो यहाँ पे रोल कौन प्ले करती है? न्यूमोसाइट 2। तो न्यूमोसाइट 1 का डायरेक्ट रोल क्या है? गैसेस एक्सचेंज। न्यूमोसाइट 2 विच इज लार्जर इन साइज सीक्रेट लेसिथिन। इसके ऊपर फोकस कीजिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है नेट में। लेसिथिन एक टाइप का फॉस्फोलिपिड है बच्चों, फॉस्फोलिपिड। जैसे हम थोड़ा सा अपने मॉइस्चराइजर लगा लें स्किन पे तो स्किन स्मूथ हो जाती है, तो उसी तरह से अल्वोलाई की वॉल यदि क्रैक हो जाए, डिजेनरेट हो जाए, तो गैसेस एक्सचेंज नहीं होगी। तो इट मॉइस्टन द वॉल ऑफ अल्वोलाई फॉर टू फैसिलिटेट बेटर गैसेस एक्सचेंज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टू रिड्यूस सरफेस टेंशन। तो लेसिथिन विच इज बिहेव एज अ सर्फेक्टेंट, जो सरफेस टेंशन को रिड्यूस करती है, प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ अल्वोलाई बाय रिड्यूसिंग सरफेस टेंशन। क्योंकि दी वॉल, अल्वोलाई की वॉल हार्ड हो जाएगी तो आपस में फ्रिक्शन होगी तो वॉल डैमेज हो सकती है और गैसेस एक्सचेंज में क्या आएगी? हिंड्रेंस। तो मोस्ट ऑफ न्यूमोसाइट participate in gaseous exchange, but certain specialized pneumocyte release lecithin which make the alveolar wall smooth, lubricating to prevent friction as well as to enhance gaseous exchange. तो यहाँ पे pneumocyte 1 का direct role है gaseous exchange and pneumocyte 2 is the source of lecithin here which is a type of phospholipid which behave as a surfactant. नेक्स्ट बात आती है, आप कह रहे हैं कि अल्वोलाई से गैसेस कहाँ पहुँच रही है बच्चों? ऑक्सीजन कहाँ पहुंच रहा है? ब्लड में। और CO2 कहाँ पहुंच रहा है? अल्वोलाई में। ऐसा ही कुछ गैसेस एक्सचेंज नोटिस होता है। तो अब जो गैसेस एक्सचेंज हो रहा है अक्रॉस एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी, तो आप देखें यहाँ पे ध्यान से कि जो गैसेस एक्सचेंज है, तो जो अल्वोलाई है इसके चारों तरफ डेंस नेटवर्क होता है किसका? ब्लड कैपिलरी का। तो इट इज रिचली सप्लाइड विद डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी, जिसका मेन काम क्या है? जितनी डेंस नेटवर्क होगी उतनी एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होगी? बेटर होगी। दूसरा, मेमिलियन लंग्स की बात कर रही हूँ मैं, वी ऑल बिलोंग टू मेमिलिया। और मेमिलियन लंग्स की बात करूँ तो इसमें छोटे छोटे अल्वोलाई में पोर्स होते हैं। वैसे तो एक्सचेंज सरफेस एरिया यहाँ ज़्यादा है तो एक्सचेंज वैसे भी हो सकता है डिफ्यूजन पे, लेकिन कुछ पोर्स होते हैं, दीज पोर्स इज सेड टू बी पोर्स ऑफ कॉन, एंड पोर्स ऑफ कॉन्स फैसिलिटेट फास्टेंड गैसेस एक्सचेंज, जो कहीं ना कहीं गैसेस एक्सचेंज की रेट को बढ़ा देते हैं। एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेमिलियन लंग। तो इसके ऊपर फोकस कीजिए। तो हमने 4 चीजें पढ़ी जो गैसेस एक्सचेंज को प्रमोट करा रही है अक्रॉस अल्वोलाई, दैट्स व्हाई अल्वोलाई इज सेड टू बी फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। फर्स्ट पढ़ा आपने कि न्यूमोसाइट 1 विच पार्टिसिपेट इन गैसेस एक्सचेंज विच आर कंपोज्ड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम,
Pneumocyte 2 release lecithin which kept the surface moist and reduced surface tension. Third, richly supplied with blood capillary and most important, tiny pores are located over alveolar wall जो gaseous exchange को बढ़ा रहा है। तो ये चारों जो यहाँ पे आपको फीचर्स नजर आ रहे हैं बच्चों, ये क्या करती है? प्रमोट गैसियस एक्सचेंज। तो आपसे पूछा जाए कि वैसे तो रेस्पिरेटरी ट्री का जो सारा पार्ट है, रेस्पिरेटरी ट्री कंप्लीटली पार्टिसिपेट इन गैसियस एक्सचेंज, लेकिन फिर भी गैसियस एक्सचेंज ज्यादा अल्वोलाई के अक्रॉस क्यों होता है? यदि आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द फेवरेबल फीचर्स ऑफ अल्वोलाई व्हिच फेवर मोर एंड मोर गैसियस एक्सचेंज, तो ये आप चारों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। मेमिलियन लंग्स आर सॉलिड एंड स्पॉन्जी, और यदि आपने देखा कि पूरे मेमिलियन लंग्स में टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, रेस्पिरेटरी ट्री है, अल्वोलाई है, कहीं पे आपको मसल्स नजर नहीं आई। तो अब मसल्स नहीं है तो देयर इज नो कॉन्ट्रैक्शन, नो रिलैक्सेशन, मतलब हमारा जो लंग्स है उसका वॉल्यूम घट बढ़ रहा है। देयर इज नो मसल, तो हम कह सकते हैं कि पावर ऑफ सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन एंड सेल्फ एक्सपेंशन एब्सेंट इन मेमिलियन लंग्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ मसल। तो अब कौन हमारे लंग्स के वॉल्यूम को घटाता बढ़ाता है, कैसे हमारी ब्रीदिंग, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन रेगुलेट होती है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।